औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 3 में से केमिकल बॉन्डिंग में से बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करेंगे। दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल सिमिलर बॉन्ड्स इन अ सब्सटेंस। आपने याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि दिस इज एनर्जी रिलीज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ वन मोल सिमिलर बॉन्ड। मींस वन मोल सिमिलर बॉन्ड मींस एवोगेड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी 6 × 10⁻23 बॉन्ड्स हों। अगर ये बन रहे हों तो इनकी फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है। और अगर ये बॉन्ड्स हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक और बॉन्ड ब्रेकेज एंडोथर्मिक होती है, लिहाजा इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो ये रिलीज्ड और रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन होगा। अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये रिलीज होगी, और अगर बॉन्ड ब्रेकेज की बात करेंगे तो ये एब्जॉर्ब होगी। सो हमने यहाँ पे बॉन्ड रिक्वायर्ड जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बेसिकली ब्रेकेज होगी। और ब्रेकेज जो है वो हमने लेनी है किसके लिए? 1 मोल बॉन्ड्स के लिए। मींस 6 × 10⁻23 बॉन्ड्स जो हैं जब ये ब्रेक होंगे तो इनके ब्रेक होने से जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम नाम देंगे बॉन्ड एनर्जी का। और इसके लिए हम यूनिट्स यूज करते हैं किलो जोल पर मोल। बाज औकात ऐसा होता है बच्चों कि किलो जोल की जगह पे जोल यूज किया जा सकता है, कैलोरीज यूज किया जा सकता है, अर्ग भी यूज किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली एफएससी लेवल पर आप लोगों के लिए जो है वो ज्यादातर एंटी टेस्ट में अर्ग यूज हो सकता है, या बाज़ औक़ात किलोवाट भी जो है वो यूज होता है। लेकिन नॉर्मली आपने याद रखना है कि किलो जोल, जोल या कैलोरीज का यूनिट जो है वो यूज किया जा सकता है। सो आपने याद रखना है कि 1 मोल बॉन्ड्स होंगे, इसी वजह से हमने इसे मेंशन कर दिया पर मोल। ठीक हो गया? तो इसको मेजर किया जाता है किलो जोल पर मोल में। इसके बाद हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है बच्चों ये डिस्क्राइब करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी से क्या रिलेशन है, आपने याद रखना है इनका डायरेक्ट रिलेशन है। यानी ऐसे बॉन्ड्स जिनकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, और जिन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी लेस होगी तो वो जो है वो रिलेटिवली वीक बॉन्ड्स जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं। सो आप ये सिंपली ये समझ लीजिए कि दिस इज जस्ट अ वैल्यू बेस्ड कंपैरिजन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ 2 बॉन्ड्स। ये 2 बॉन्ड्स के दरमियान में वैल्यू बेस्ड कंपैरिजन है। सो बॉन्ड्स with high bond energy are stronger bonds and bonds with lesser bond energy are weaker bonds. So we can compare the relative strength of different bonds by using their values of bond energy. Next, percentage of ionic character भी इसके जरिए जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। खैर हम इसको जो है वो डायपोल मूवमेंट के जरिए भी बताते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ऐसे बॉन्ड्स जिनमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, और जिनका आयोनिक कैरेक्टर जो है वो लेस होता है तो उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। अब हम ये जानते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर जो है ये उन बॉन्ड्स में ज्यादा होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा होता है। ये जो बॉन्ड जितने ज्यादा पोलर होते हैं उतने ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, इसलिए उनकी बॉन्ड एनर्जी भी हमेशा हाई होती है। सो फिर से बेटा, जिस तरह से स्ट्रेंथ के साथ बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, इसी तरह से आयनिक कैरेक्टर के साथ भी बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। थर्ड चीज है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड्स विद हाई बॉन्ड एनर्जी आर डिफिकल्ट टू ब्रेक।
वो वाले बॉन्ड्स जिनकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है उन्हें मुश्किल से ब्रेक जो है वो किया जा सकता है, इस वजह से वो रिलेटिवली हाई स्टेबल होते हैं। और वो बॉन्ड्स जिनकी बॉन्ड एनर्जी लेस होती है, ऑब्वियसली वो जो है वो जिनकी बॉन्ड एनर्जी लेस होगी वो लेस स्टेबल होंगे, और जिनकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी वो मोर स्टेबल होंगे। सॉरी, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी आप फिर से एक दफा इस स्टेटमेंट को सुन लें कि जिनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाई होगी वो ज्यादा स्टेबल होंगे, और जिनकी बॉन्ड एनर्जी लेस होगी वो लेस स्टेबल होंगे। तो इसी तरह से आपने रिएक्टिविटी के साथ भी इसको कंपेयर कर लेना है। सो बॉन्ड्स विद हाई बॉन्ड एनर्जी आर नॉर्मली लेस रिएक्टिव। अगर आप सिमिलर नेचर ले रहे हैं, अब आपने ऐसा नहीं करना कि एक आयोनिक बॉन्ड को और एक कोवेलेंट बॉन्ड को कंपेयर करना शुरू कर दें। आप दो कोवेलेंट बॉन्ड लें और उसमें से वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एनर्जी हाई है वो लेस रिएक्टिव होगा, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी लेस है वो मोर रिएक्टिव होगा। तो फिर अब आपने याद रखना है कि स्टेबिलिटी के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है बॉन्ड एनर्जी का, मगर रिएक्टिविटी के साथ इनवर्स हो जाएगा। सो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इनका भी आपस में इनवर्स रिलेशन होगा। स्टेबल बॉन्ड्स लेस रिएक्टिव होंगे और मोर जो है वो लेस स्टेबल बॉन्ड्स मोर रिएक्टिव होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं फैक्टर्स जो कि इसको अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी को। तो आपने याद रखना है कि सब्सटेंसेस की बॉन्ड एनर्जी नॉर्मली बॉन्ड पोलैरिटी के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये हमारे क्लियर हो जाएंगे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, तो 2.1 और 3.5 के दरमियान जो डिफरेंस है वो लेस है, जबकि 2.1 और 4 में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। सो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि HF में जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेस है। जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके इन दो एटम्स के दरमियान हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, जबकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के में नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ज्यादा। तो जिनमें डिफरेंस ज्यादा उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। सो HF जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, जबकि HCl की बॉन्ड एनर्जी जो है ये लेस होगी। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं बॉन्ड लेंथ के हवाले से। तो अब आपने याद रखना है कि इनवर्स टू बॉन्ड लेंथ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आयोडीन बॉन्ड ब्रेक करना है तो मैं ये जानता हूं कि आयोडीन एटम जो है ये साइज में काफी बड़ा होता है, जबकि इसकी निस्बत जो है वो आपने याद रखना है कि क्लोरीन का जो एटम है वो छोटा होता है, साइज में स्मॉल होता है। लिहाजा क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी? वो हाई होगी, जबकि आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो लेस होगी। और ये डिपेंड किस पे करेगा? बॉन्ड लेंथ पे। आप इसमें एटॉमिक साइज भी ले सकते हैं, लेंथ भी ले सकते हैं। आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, या आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी। ये दो फैक्टर्स जो हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशंस के हवाले से कि हमने बॉन्ड एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर HCl को ले लेते हैं कि अगर मैंने HCl की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो बुक के ऊपर उसने थोड़ा सा टफ करके किया है, मैंने उसे बिल्कुल सिंपल अंदाज में जो है वो कोशिश की है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, और क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इसे और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ जो है वो सोल्व करेंगे। तो फिलहाल आप देखें कि लेट्स सपोज कि मुझे अगर HCl की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी लूंगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की किलो जूल पर मोल के अंदर, ठीक है। इसे मैं जब एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड कर दूंगा, मुझे ये पता है कि H2 बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल मींस कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल को जब मैं एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये सिंगल मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, मुझे सिंगल एटम की एनर्जी चाहिए। लिहाजा पहले तो मैं एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड करके सिंगल मॉलिक्यूल बनाऊंगा
और फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो सिंगल एटम की बॉन्ड एनर्जी बन जाएगी। ठीक हो गया। आप ये सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन किलोजूल पर मोल डिवाइडेड बाय 2 एंड Na इकट्ठा डिवाइड कर दें तो ये सिंगल स्टेप हो जाएगा। तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी सिंगल हाइड्रोजन एटम की आ जाएगी। यूनिट सेम रहेगा किलोजूल, मगर अब ये पर मोल नहीं होगा, इसका यूनिट जो है ये किस में चला जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोजूल पर एटम के अंदर। ठीक है। और यही वाला सेम जो प्रोसीजर है ये आपने क्लोरीन पे अप्लाई कर देना है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन किलोजूल पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो ये इक्वल हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल हाइड्रोजन क्लोरीन एटम। ये सिंगल क्लोरीन एटम की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी और ये भी किलोजूल पर एटम में ही होगी। तो किलोजूल पर एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड किलोजूल पर एटम ऑफ क्लोरीन, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन एटम, तो ये इक्वल हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl के। ठीक है, ये HCl की बॉन्ड एनर्जी के इक्वल आएगा। अभी भी आपने याद रखना है कि ये HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है बेटा, ये आएगी किलोजूल पर मॉलिक्यूल के अंदर, किलोजूल पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आप इस किलोजूल पर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोजूल पर मोल के अंदर, तो आप एवोगैड्रोस नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किलोजूल पर मोल के अंदर। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि एक और छोटा सा पॉइंट है, बुक के ऊपर उसने एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल को, उसकी जो थ्योरी है वो अवेलेबल नहीं है, वो मैंने यहाँ पे आपको कवर करने की कोशिश की है। ये एक प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड की जिसको हम नाम देते हैं इबनॉर्मेलिटी इन बॉन्ड्स, बॉन्ड इबनॉर्मेलिटी। अब ये बॉन्ड इबनॉर्मेलिटी का क्या मतलब है कि आमतौर पर बच्चों जब हम एक्सपेरिमेंटली किसी बॉन्ड की एनर्जी फाइंड करते हैं जिसको हम एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी, और ये आपने देखना है हेटेरो एटम्स के अंदर, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स के जरिए बने होते हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। जो सिमिलर एटम्स के जरिए बने होते हैं उनमें इबनॉर्मेलिटी नहीं होती, ये आपने याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, तो उसकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी भी वही होगी और जो हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से वो भी सेम होगी, तो सेम होगी तो कोई इबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हेटेरो एटम्स हैं जैसा कि HCl है, तो HCl के अंदर बॉन्ड में इबनॉर्मेलिटी आएगी। ये क्यों आएगी, मैं इसकी भी आपको एक छोटी सी रीजन बता देता हूं कि देखिए जब हम बॉन्ड एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हमने सपोज किया होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl मॉलिक्यूल जो है बच्चों, इसमें किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और ये नॉन पोलर बॉन्ड है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है ये शॉर्ट हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर लेंथ कम हो रही है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, लिहाजा इस पोलर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी स्लाइटली बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आपने याद रखना है कि एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटॉमिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी कम होगी जो हमने कैलकुलेट की होगी, तो ये जो डिफरेंस आएगा इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं बॉन्ड इबनॉर्मेलिटी का, बॉन्ड एनर्जी की इबनॉर्मेलिटी। और बॉन्ड एनर्जी की जो इबनॉर्मेलिटी होगी ये बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ डायरेक्ट होगी। जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आपने याद रखना है बॉन्ड की इबनॉर्मेलिटी उतनी ज्यादा। अब हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होता है, लिहाजा इसमें बॉन्ड की इबनॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा, मतलब कि इसकी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी में हाई डिफरेंस होगा। क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में लेस डिफरेंस होगा और HBr में और ज्यादा जो है वो डिफरेंस कम होता चला जाएगा। तो इबनॉर्मेलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी दैट इज बॉन्ड इबनॉर्मेलिटी।
अब आपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ये एंटी टेस्ट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड की एनर्जी जो है वो हमेशा कम होती है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि एक सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि एक पाई बॉन्ड की एनर्जी लेस होती है, जबकि एक सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। यानी अगर आपको एक वक्त में एक तरफ एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है और दूसरी तरफ एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है इसकी एनर्जी हाई होगी। इसकी वजह ये है, मैंने आपको ओवरलैपिंग के टॉपिक में वीबीटी के अंदर ये बात सिखाई थी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इसीलिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग वाले बॉन्ड की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, जबकि पैरेलल ओवरलैपिंग से यानी पाई बॉन्ड जो होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी हमेशा कम होगी। इसी तरह से आपने याद रखना है कि एक नॉन पोलर बॉन्ड जो है उसकी एनर्जी कम होती है, जबकि पोलर बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है। इस बात को समझने के लिए आप दोबारा से इस एग्जांपल पे भी गौर कर सकते हैं कि अगर दो एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत थोड़ा है और उनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रही। लेकिन अगर एटम्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन वर्क